लालू यादव जी के बड़े सुपुत्र तेज प्रताप यादव महुआ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हार ही नहीं रहे हैं, पूरी इज्जत गंवाकर चुनाव हारने जा रहे हैं। बहुत बड़ी बेइज्जती तेज प्रताप यादव की होने जा रही है, जिस भी रूप में आप उसे समझना चाहें। वहां पर लोक जनशक्ति पार्टी मतलब एलजेपी, चिराग पासवान वाली, उसके प्रत्याशी संजय कुमार सिंह इस समय आगे चल रहे हैं। कोई बात नहीं, चुनाव है, कोई आगे कोई पीछे। पर तेज प्रताप यादव जो हेलीकॉप्टर लेकर पूरे प्रदेश में घूम रहे थे तेजस्वी यादव को सबक सिखाने, तेजस्वी को कितना नुकसान उन्होंने पहुंचाया इसकी समीक्षा बाद में हो जाएगी, पर तेज प्रताप यादव खुद अपना तेज खो दिए हैं। इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि इस समय वो चौथे नंबर पर चल रहे हैं, मतलब कहीं मुकाबले में भी नहीं है तेज प्रताप। दूसरे नंबर पर मुकेश कुमार हैं जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी हैं। ओवैसी की पार्टी का प्रत्याशी भी तीसरे नंबर पर है। और तेज प्रताप यादव जो तेजस्वी यादव को सबक सिखाने निकले थे, तेजस्वी यादव क्या सबक सीखेंगे पता नहीं, पर तेज प्रताप की कोई हैसियत बिहार की सियासत में नहीं है। यह महुआ विधानसभा क्षेत्र के मतदाता दिखा रहे हैं, क्योंकि तेज प्रताप यादव चौथे नंबर पर चल रहे हैं। शशि जी, आपकी टिप्पणी। जिस तरीके से ये अब रुझान आ रहे हैं तो हिमांशु जी, मुझे लगता है 160 प्लस माइनस 5 के आसपास एनडीए रह जाएगी और 70 प्लस माइनस 5 तेजस्वी यानी कि महागठबंधन। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताऊं कि जेडीयू के लोग कॉन्फिडेंट थे और मैं रिकॉल कर पा रहा हूं आज से 15 दिन पहले नीतीश कुमार की टीम में एक बहुत ही अहम हिस्सा रखते, नाम मैं सार्वजनिक तौर पे नहीं कह पाऊंगा, उन्होंने मुझे ये कहा था कि जो पार्टी का इंटरनल जो आकलन है वो है 75 से 81 और ये कहा था कि हम गिरते से गिरते 65 रहेंगे, उसके नीचे नहीं जाएंगे। मैंने उनसे पूछा था कि बीजेपी की क्या स्थिति रहेगी। उनका ये कहना था कि 60 से 60 टू 66 के आसपास बीजेपी रहेगी और हम 75 से 81 के बीच में रहेंगे। ये आज से 15 दिन पहले एक सज्जन ने मुझे पटना से फोन पर बातचीत के दौरान ये कहा था कि आप देख लीजिएगा जब अंतिम रिजल्ट आएंगे तो ये होगा। मैंने उनसे कहा था कि ये आपके आकलन का आधार क्या है। उन्होंने कहा कि जो दलित, महादलित, जो अति पिछड़ा और जो पासमानदा मुस्लिम है वो आज की तारीख में भी नीतीश कुमार के साथ है। दूसरी पॉइंट ऑफ द रिकॉर्ड, जो दूसरा पॉइंट उन्होंने मुझे बताया कि जिस तरीके से एक उगाहपो और असमंजस की स्थिति थी और नीतीश कुमार की मानसिक हालत को लेकर करके लगातार टिक्का टिप्पणी हो रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि जो उनके सिंपैथाइजर्स हैं, जो थोड़े नाराज भी थे या फेंस लाइन पे थे, वो सब पूरी मजबूती के साथ नीतीश कुमार के साथ खड़े हो गए। और इंटरनल जो जेडीयू में चल रहा था कि अगर नीतीश जोर पड़े तो बीजेपी उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा देगी, ये एक मनोभाव उनके समर्थकों के बीच ये बना। और मुझे जब मैं आखिरी दौर में जब बिहार में घूम रहा था तो मुझे ये जो उस क्लास की जो वोटर्स थे उसमें ये दिख रहा था। साथ ही साथ हमें अब ये भी समझना पड़ेगा कि ये जो इस चुनाव की जो रिजल्ट है या आने वाले 2-3 चुनाव के जो रिजल्ट होंगे उसमें डिसाइडिंग फैक्टर अपर कास्ट के वोटर्स, जिनका एक दबदबा 90 के पहले होता था, उनका भी नहीं होगा। 90 के बाद यादवों का या यादव और मुस्लिम का जो दबदबा था अब वो भी नहीं रहेगा। जो अति पिछड़ा है, जो महादलित है, जो पासमानदा है, यानी कि जो अलग अलग जो पिछड़ी जातियां या दलित, उसका जो नीचे का सेक्शन है, बहुत ही होशियारी से नीतीश कुमार ने एक नया वोट बैंक क्रिएट किया। और अब सरकार में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये तीन जो कॉम्बिनेशन है ये तय करेंगे। क्योंकि फॉरवर्ड क्लास या ट्रेडिशनली कहते हैं कि जो व्यापारी वर्ग है वो बीजेपी के साथ, जो मुस्लिम और यादव है वो आरजेडी के साथ, लेकिन एक जो बड़ा चंक है, शायद तेजस्वी को ये लगा था कि जो अति पिछड़ा समाज है उसमें ये पान ताती वाला आईपी गुप्ता को ले लिया, ये जो मल्लाह है इनमें मुकेश साहनी को ले लिया, तो 5-7-8% वोट उनके वोट शेयर में जुड़ जाएगा। लेकिन वस्तुतः जो उनके भी लोग हैं
वो सब आज की तारीख में भी नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। और तीसरी बात, 20 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद भी हिंदुस्तान की राजनीति में ये पहली बार था कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं था बल्कि प्रो कमेंसी था। नीतीश के समर्थन में लोग थे और जो आखिरी दौर में जो फैसले हुए, मैं घोषणा नहीं कहता हूं, फैसले इसलिए कि वो बात आई, कैबिनेट में पास हुआ और वो इंप्लीमेंट हो गया और समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं था जिसको नीतीश कुमार ने टच नहीं किया। और हिमांशु जी, आपको ये बहुत सारे लोगों को ये पता है कि जो नीतीश कुमार का सुबह सुबह जो ट्वीट आता था वो न जेडीयू के लोगों को पता होता था, न बीजेपी के लोगों को पता होता था क्या क्या फैसला होने वाला है। उनके ट्वीट या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जब घोषणा होती थी तब लोगों को पता चलता था। नीतीश कुमार ने अपने आप को एक बार फिर साबित किया है। बिहार का परिणाम नरेंद्र मोदी के संदर्भ में या नीतीश कुमार के संदर्भ में ये भी बहस का विषय बनेगा आने वाले समय में, क्योंकि देखना ये कि भाजपा और जेडीयू इन दोनों का प्रदर्शन आखिरी तौर पर कैसा और क्या रहता है। पर हाल फिलहाल बिहार में कुहासा परिणाम की दृष्टि से छट गया है। बिहार में एनडीए की सत्ता में वापसी को लेकर जिसको भी संदेह हो वो अपने संदेह के साथ रहे, पर अब कोई संभावना एनडीए के सत्ता से बाहर होने के संदर्भ में नहीं है। नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री पद पर शपथ को लेकर भी कोई संशय की स्थिति नहीं है। जनता दल यूनाइटेड अपनी खोई हुई साख 2020 की 2025 में पाते हुए साफ तौर पर दिख रही है। 25 से 30 फिर नीतीश इस नारे पर बिहार की जनता मोहर लगाते हुए दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने की हसरत इस रुझान के चलते सिरे चढ़ते हुए नहीं दिख रही है। बिहार भाजपा के नेताओं को शायद सत्य का अंदाजा था, इसलिए उन्होंने नीतीश कुमार के नाम पर कभी संशय जाहिर नहीं किया। बिहार भाजपा का हर नेता, बिहार भाजपा का हर प्रवक्ता दमदारी के साथ यह बोलता था कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। भले ही केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से थोड़े बहुत स्वर इससे इधर उधर सुनाई देते थे कि विधायक दल की बैठक में तय होगा, पर नीतीश कुमार बिहार की जनता के बीच क्या हैसियत रखते हैं इसे बिहार का भाजपा का कार्यकर्ता और नेता बखूबी समझ रहा था। और उसकी समझ कितनी सही थी ये रुझान बता रहे हैं। मुकाबला अब केवल भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच इस बात को लेकर रह गया है कि सबसे बड़ा राजनीतिक दल 2025 के विधानसभा चुनाव में कौन रहेगा। आरजेडी पिछड़ गई है, बहुत पिछड़ गई है। तेजस्वी यादव के पास सिवाय नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने के अलावा अब कोई विकल्प बचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पर साथ ही साथ कुछ आंकड़े हमारे पास में हैं। वो आंकड़े इस रूप में हैं कि कुल मिलाकर कुछ बड़े चेहरे तेजस्वी यादव चुनाव हार रहे हैं पार्टी की शक्ल में, गठबंधन की शक्ल में, पर विधायक का चुनाव जीत रहे हैं। महज 893 वोट से आगे हैं पहले चरण के बाद। तेज प्रताप यादव की लुटिया डूब गई है, 9000 वोटों से वो पीछे चल रहे हैं, चौथे नंबर पर है, मुकाबले में भी नहीं है। त्रिपुरारी कुमार तिवारी जो जनसुराज से पहले आगे चल रहे थे, अब वहां पर भी जनसुराज पीछे हो गई चनपटिया से। रेणु देवी जो अभी तक आगे चल रही थी भारतीय जनता पार्टी की, वो अचानक 1500 वोटों से पीछे हैं। ये एक चौंकाने वाला बदलाव है। ओसामा साहब आगे हैं, पर जिस रीतलाल राय को लेकर लालू यादव कटघरे में खड़े किए जा रहे थे, इस समय 15,500 वोटों से आगे चल रहे हैं दानापुर से। और खेसारी लाल यादव, शत्रुघ्न यादव इस समय पर 976 वोटों से पीछे चल रहे हैं। ये कुल मिला के कुछ आंकड़े हैं। हमारे साथ इस समय भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रामविलास शर्मा जी जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक पहचाना हुआ चेहरा हरियाणा के संदर्भ में रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया एक बार लेते हैं। क्या कहते हैं रामविलास जी? बिहार में एनडीए जीत रहा है, पर जेडीयू के मुकाबले भाजपा पिछड़ती हुई दिख रही है। दोनों पर आपकी टिप्पणी। देखिए हिमांशु जी, आप पसंदीद गवाह है। दिल्ली चुनाव में मैंने 48 सीटों की भविष्यवाणी की थी। हरियाणा के चुनाव 5 अक्टूबर को थे, आपने मुझे चैनल पर बिठाया था और मैंने 48 + 3 की वो बात साबित हुई।
बिहार के बारे में एनडीए का मैंने 143 की भविष्यवाणी की थी, 163 पर एनडीए जीत रहा है। कांग्रेस का जो नेता है उस नेता में प्राण नहीं है और संगठन में जान नहीं। हमारे पास ऐसा क्रांतिकारी नेता है नरेंद्र मोदी, जो 3 दिन के अंदर गेम को चेंज करने का सामर्थ्य रखता है। तेजस्वी अच्छा लग रहे थे, तेजस्वी के साथ ये राहुल गांधी ग्रे लग करके और कांग्रेस हारने में एक रिकॉर्ड बना रही है राहुल गांधी के नेतृत्व में। और ये जनता दल यू नीतीश कुमार का नेतृत्व, मुख्यमंत्री के नाते 20 साल का उनका ऐतिहासिक जो रिकॉर्ड है, और नरेंद्र भाई मोदी का एक अपना जो सामर्थ्य है, जनता दल यू और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इतना सामंजस्य बनाकर चुनाव लड़ा। ये बिहार की जो एनडीए की जीत है, ये उसका परिणाम, ये उसका परिणाम है, ये कहना है। पर जनता दल यूनाइटेड जो पिछली बार महज 42 सीटों पर थी, तीसरे नंबर की पार्टी हो गई थी, भाजपा को पछाड़ते हुए इस समय सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिख रही है। क्या हुआ? भाजपा का जादू क्यों नीतीश कुमार के मुकाबले नहीं दिख रहा? देखिए हिमांशु जी, ये 1-2 सीट का अंतर है, और जनता दल यू और बीजेपी ने जो मिलकर के चुनाव लड़ा, आपकी वारंट से ये प्रकट हुआ कि बीजेपी के छोटे बड़े सब नेताओं ने नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार किया। वही चुनाव प्रचार में लोगों ने, बिहार के लोगों ने इसको देखा, ये उसी का परिणाम। और बीजेपी 75 जीत जाए, 74 जीत जाए, बीजेपी और जनता दल यू का जब 1+2 हो जाता है तो वही परिणाम लोग उसको देते हैं। नहीं रामविलास जी, मामला इतना सरल नहीं है ना। जो पिछली बार का आंकड़ा था, उस समय पर जनता दल यूनाइटेड 43-42 सीटों पर था। चल रहे ना देश में, हम बिहार में नीतीश कुमार के पीछे चल रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी तो बीजेपी के पीछे नेतृत्व। अरे सवाल पर जाओ, इतना तो हमको भी पता है। आपने बताया कि देखो मैं जान लेता हूं क्या होने वाला है, तो मैंने रामविलास जी की इस खूबी, इस खासियत को जानकर ये सवाल किया है कि रामविलास जी आने वाले समय को जान लेते हैं, भांप लेते हैं, उस अनुसार टिप्पणी कर देते हैं। बिहार में भाजपा का अपना मुख्यमंत्री कब बन जाएगा, ये रामविलास शर्मा जी इसकी कोई भविष्यवाणी करेंगे या आपको कोई उम्मीद नहीं दिखती? नहीं बना पाएंगे भाई हम बिहार में अपना मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार जी पार्टी जनता दल यू है, पर कार्यक्रम की दृष्टि से, नीति की दृष्टि से सारा मार्गदर्शन नरेंद्र भाई मोदी के हिसाब से मुख्यमंत्री चलते हैं। अरे वो रामविलास जी, आप टिप्पणी कर नहीं रहे, कुल मिला के आप देख नहीं पा रहे कि हमारा भाजपा का मुख्यमंत्री कभी बन पाएगा बिहार में। पर हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे रामविलास शर्मा जी, कद्दावर नेता हैं हरियाणा भाजपा के संदर्भ में। आने वाले समय को भांप लेते हैं, ये उनका दावा रहता है, अपनी भविष्यवाणी बताते रहते हैं। हालांकि शशि रंजन जी इस बात को लेकर असमंजस में रहते हैं कि वो स्वयं के संदर्भ में कोई भविष्यवाणी क्यों नहीं कर पाते या अपना भविष्य क्यों नहीं देख पाते। पर हाल फिलहाल का आंकड़ा यही है कि बिहार के संदर्भ में तस्वीर साफ है। एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रहा है। महागठबंधन मुकाबले में भी नहीं है। तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। कांग्रेस के पुनर्जागरण की कोशिश बिहार के संदर्भ में पूरी तरीके से विफल हो गई है। पिछली बार जितनी सीटें कांग्रेस की आई थी वो तो मिलने के हालात हैं ही नहीं। कांग्रेस दहाई के आंकड़े को भी छू पाएगी, इस पर भी संदेह की स्थितियां बनी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच कश्मकश की स्थिति है। बड़ा ही कठिन किस्म का मुकाबला इस समय बिहार में जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के बीच में है कि सबसे बड़ा राजनीतिक दल कौन होता है। भारतीय निर्वाचन आयोग के आंकड़े के अनुसार इस समय
79 सीटों पर 79 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड आगे है। वहीं भारतीय जनता पार्टी इस समय 74 सीटों पर आगे है। 5 सीटों पर आगे चल रही है जनता दल यूनाइटेड। पड़ा नहीं है, हमारी गाड़ी धड़ धड़ा करके अंदर चली गई, कहीं कोई रोक टोक नहीं। और इतनी गाड़ियां, मतलब 2-4-10 गाड़ियां थी अंदर। खैर, हमें पहला तो वही लगा कि भाई मतलब तेजस्वी यादव सीतामढ़ी आए हुए हैं तो भीड़ होनी चाहिए थी। हमारी गाड़ी अंदर चली गई। खैर, गाड़ी पार्क भी हो गई, हम बैठ भी गए तो पता चला कि तेजस्वी यादव फर्स्ट फ्लोर पे जो कमरे हैं उसमें ठहरे हुए हैं और नीचे मतलब 50-75 या 25-50 लोग उनके कार्यकर्ता बैठे हुए होंगे। अब आप ये अंदाजा लगाइए कि वो रथ यात्रा में लोगों से और कार्यकर्ताओं से कनेक्ट होने गए थे। आपको आश्चर्य होगा हिमांशु जी कि 9 बजे का टाइम था, तेजस्वी यादव फर्स्ट फ्लोर से नीचे उतरे तकरीबन 11:30 बजे और 11:30 बजे तक उनके जितने कार्यकर्ता थे वो नीचे ही रहे। किसी भी एक आदमी से उनकी मुलाकात नहीं हुई, ना वो मिलने आए। आप रथ यात्रा पे निकले हैं और आप मिले नहीं। 11:30 बजे निकले और सीधे जो उनका रथ बना हुआ था वहां पर अपना वो चले गए, जिंदाबाद मुर्दाबाद होता रहा। और मैंने कई लोगों को जो आरजेडी के समर्थक थे उनको ये कहते हुए सुना कि बताइए सुबह 5 बजे से, कोई 6 बजे, कोई 8 बजे से है और 1 मिनट दर्शन भी नहीं हो पाया। ये तेजस्वी यादव की रथ यात्रा थी। यही उसी जगह पे अगर लालू यादव होते तो वो सुबह 5 बजे ही दातुन लेकर के नीचे बैठ जाते और लोगों से बातचीत करते। ये एक कनेक्टिविटी पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, संजय यादव हरियाणा के हैं और सारी रणनीति यहां तक कि किससे वो मिलेंगे ये भी संजय यादव तय करते हैं। लालू यादव की जो मास कनेक्टिविटी थी वो तेजस्वी यादव में 0 है। आपको मिलने के लिए पहले संजय यादव से मिलना होगा, वहां से क्लियरेंस मिलेगा, तब आप मिलेंगे। वो जो कनेक्टिविटी लालू यादव की आम लोगों के साथ होती थी वो तेजस्वी यादव की नहीं है। पॉइंट नंबर 3, जैसे मैं कई बार एग्जाम्पल के तौर पे कहता हूं कि जैसे आईएनएलडी, पुरानी वाली आईएनएलडी हरियाणा में थी, वैसे ही नई वाली आरजेडी बिहार में है। सिर्फ एक जात या जातों के कॉम्बिनेशन पे को, ठीक वैसे जैसे हरियाणा में आईएनएलडी की सभा हो जाए सबसे ज्यादा भीड़ होगी, बहुत शोर शराबा होगा, लेकिन जब रिजल्ट आएंगे तो उनकी सरकार नहीं बन पाएगी। वही हालत यादवों की, जैसे जाटों की हालत हरियाणा में है वैसे यादवों की हालत बिहार में है। इतना ज्यादा शोर करेंगे कि जो दूसरे लोग हैं, दूसरा समाज है, वो उनसे खौफजदा हो जाएगा और फिर वो भलाई करने के जगह में वो उसका बल्कि उसका सत्यानाश हो जाएगा। तो सत्यानाश हो जाएगा ये कहना है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजर रहा है एनडीए चमत्कारिक प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है। महागठबंधन हार नहीं रहा है बल्कि बहुत बुरी हार की ओर अग्रसर हो गया है। अब आंकड़े लगभग विश्वास करने योग्य हो गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार इस समय पर 236 सीटों के रुझान हमारे पास हैं। बिहार में कुल 243 सीटें हैं, इनमें 236 सीटों के संदर्भ में रुझान चुनाव आयोग के अनुसार हमारे पास है और जिसमें 82 सीटों पर इस समय जनता दल यूनाइटेड आगे चल रहा है। मतलब 81% का सक्सेस रेट है। जनता दल यूनाइटेड ने इस विधानसभा चुनाव में 101 सीटों पर चुनाव लड़ा। 101 में से 82 सीटों पर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला जनता दल यूनाइटेड आगे चल रहा है। आप अंदाजा लगाइए, 20 साल से मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार बिहार में और उसके बाद भी जनता इस कदर उनके साथ है। पिछली बार के मुकाबले लगभग दुगुनी सीटें जीतने जा रही है नीतीश कुमार के नेतृत्व में उनकी पार्टी। किस तरीके का भरोसा है, किस तरीके का नेतृत्व है, किस तरीके की नीति है, ये राजनीतिक विश्लेषकों के लिए शोध का विषय होना चाहिए। नीतीश कुमार की शख्सियत के संदर्भ में नरेंद्र मोदी, अमित शाह के होते हुए भी बिहार भाजपा एक शब्द नीतीश कुमार के विपरीत बोलने के लिए तैयार नहीं हुई पूरे विधानसभा चुनाव में। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता भी उतनी
बेहतर तरीके से नीतीश कुमार की पैरवी नहीं करते थे जितने दमदारी के साथ भाजपा के प्रवक्ता नीतीश कुमार के नेतृत्व की पैरवी करते हुए दिखते थे। क्यों दिखते थे, यह आंकड़ा बता रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस समय 76 सीटों पर आगे है। वहीं सरकार बनाने का दावा कर रहे तेजस्वी यादव का राष्ट्रीय जनता दल महज 37 सीटों पर है। भाजपा और जेडीयू के मुकाबले आरजेडी आधी सीटों पर है, आधी। कांग्रेस पार्टी इस समय पर बहुत ही बुरा प्रदर्शन कर रही है। कुल 7 सीटों पर आ गए। 60 सीटों पर तो घोषित तौर पर चुनाव लड़ रही थी कांग्रेस, जो बंटवारे में मिली थी। 2-4 सीटों पर और प्रत्याशी उतार दिए थे। पिछली बार 17 या 19 सीटें जीतने वाली कांग्रेस इस समय दहाई के आंकड़े को भी स्पर्श नहीं कर रही। लालू यादव और तेजस्वी यादव को सबक सिखाने का मंसूबा बांधे हुई कांग्रेस के नेता क्या किए इतने समय में, ये पूछा जाना चाहिए मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा। वहीं चिराग पासवान की पार्टी, जो पिछली बार अकेले चुनाव लड़ी थी, इस बार गठबंधन का हिस्सा बनकर चुनाव लड़ रही है। 29 सीटें उसके हिस्से में आई थी। 29 में से 21 सीटों पर इस समय चिराग पासवान की पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। सीपीआई, जिसका पिछली बार प्रदर्शन बहुत अच्छा था, इस बार महज 4 सीटों पर है। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा मांझी का, वो इस समय 4 सीटों पर आगे है। ओवैसी की पार्टी इस समय 2 सीटों पर आगे है। सीपीआई मार्क्सवादी इस समय पर 1 सीटों पर आगे हैं। और बहुजन समाज पार्टी का भी आंकड़ा दिखाई देने लगा है, वो 1 सीट पर आगे है। पर इन सबके बीच में अपने आप को चाणक्य कहलाने वाले और बिहार में चंद्रगुप्त बनने के लिए निकले प्रशांत किशोर पानी मांग गए हैं। प्रशांत किशोर ने कहा था कि अगर नीतीश कुमार की पार्टी को 25 सीटें भी आ गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। देखें, कथनी और करनी के अंतर के साथ हम प्रशांत किशोर को देखेंगे या कथनी के अनुसार करनी करते हुए प्रशांत किशोर को देखेंगे। अगर प्रशांत किशोर अपनी बात पर कायम रहे तो कुल मिला के जन स्वराज का आज शटर डाउन हो गया। और जन स्वराज पार्टी के तौर पर नहीं रहेगी और प्रशांत किशोर राजनेता के तौर पर नहीं रहेंगे। एक बार फिर वो स्ट्रेटेजिस्ट रहेंगे दूसरों के लिए, स्वयं के लिए स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बहरहाल बिहार में एनडीए जबरदस्त प्रदर्शन कर रहा है। 190 सीटों पर इस समय एनडीए आगे